नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में पूछे गए जो सवाल थे उनका वन लाइनर शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना लेवल परख लेंगे, जांच लेंगे और आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा आपको कि अभी हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि रीट 2025 का एग्ज़ाम फरवरी में 26 या 27 फरवरी को होना है। अभी तो समय है, 60 दिन का समय है आपके पास, मान कर चलिए। तो अभी आप इतने दिनों में आप पता चल जाएगा आपको कि अभी हमें और कितना पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पूरा एक तरफ से सिलेबस ख़त्म करने का समय हमारे पास नहीं है। कुछ शॉर्ट वीडियो, कुछ शॉर्ट नोट्स की मदद से ही हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2011 का जो रीट हुआ था उसमें आया हुआ था पर्यावरण में कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। ये तो हुई एकल परिवार की बात। अब अगर हम बात करें कि परिवार कितने प्रकार का होता है, तो परिवार जो है वो दो प्रकार का होता है, सबसे पहली बात। और पहला प्रकार जो होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन कौन आते हैं, संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं? तो एकल परिवार में माता, पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं एकल परिवार में। और संयुक्त परिवार में माता पिता और विवाहित बच्चे आते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता और विवाहित बच्चे आते हैं। ये आपको एडिशनल जानकारी है, ये आपको जानकारी याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में काम आएगा। अगला क्वेश्चन आया हुआ था तंबाकू की आदत किससे होती है? तो ये निकोटीन है, ये एक एल्कलाइड है, इसकी वजह से आदत लग जाती है तंबाकू खाने की। और तंबाकू खाने से कैंसर भी होता है, आप सभी को पता ही है। और अगर हम बात करें कि तंबाकू जो है, विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपको बता दें, ये 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने की दवा जो होती है उसका नाम क्या है? तो जो नियंत्रित करने की दवा है उसका नाम है पेथेडीन। पेथेडीन, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, चांस पूरे हैं कि पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल जानकारी है, इनको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो ये जो न्यूनतम आयु यहाँ पे पूछा गया है 21 और 18 वर्ष, मतलब 21 वर्ष जो है वो लड़कों की है और 18 वर्ष लड़कियों की है। अब इसके माध्यम से एक जानकारी आपको और बता दूं कि एक एक्ट आया हुआ था, विवाह संबंधित एक एक्ट आया हुआ था, शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट ये कितने में आया हुआ था, अभी बता रहा हूँ। शारदा एक्ट 1929 में आया हुआ था। ठीक है, शारदा एक्ट 1929 में आया हुआ था और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके माध्यम से जो विवाह की उम्र बताई गई थी शारदा एक्ट 1929 में, उसमें बताया गया था कि जो लड़के की आयु है, विवाह की आयु जो है वो 18 वर्ष है होनी चाहिए, और
और लड़की की जो आयु है वो 14 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। लड़के की आयु 18 वर्ष बताया गया विवाह की आयु, और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष बताया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ये लगभग 150 प्लस क्वेश्चन की वन लाइनर की श्रृंखला है, आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये पिछले जितने भी रीट एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए सवाल हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में शक्कर बनाने के कारखाने कितने हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ था, और कौन कौन है ये भी आया हुआ था। तो आपको याद रखना है कि केशव राय पाटन, उदयपुर, भूपाल सागर, ये जो है राजस्थान में शक्कर बनाने के कारखाने थे। ये एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न था, ठगी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। मतलब जैसे आपके साथ ठगी हो गई या अनुचित कोई बिजनेस संबंधित कोई व्यवहार हो गया, अनुचित व्यवहार हो गया, तो उसकी शिकायत हमें कहाँ करनी चाहिए? तो उसकी शिकायत हमें उपभोक्ता संरक्षण मंच को करनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? मतलब जिला उद्योग केंद्र जो होता है, इस योजना के तहत जो है, ये कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत शहर और ग्रामीण में युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाता है? तो इसका जवाब होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये आपको याद रखना है, ये सवाल रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आया था, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? ये बहुत ही आसान सवाल है, ये लगभग लगभग सभी को पता रहता है, आपको भी याद रखना है ये, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको नोट किया है। ये है अपने भारत देश में। फिर एक त्यौहार है जिसका नाम है गणगौर का त्यौहार। ठीक है, ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं भाई? राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और आपको एक बात और भी बता दूं, अगर राजस्थान रीट से संबंधित किसी प्रकार का वन लाइनर वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न आया था, विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया। दिख रहा होगा आपको, महाराणा कुंभा ने बनवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यातायात भी हमारे सिलेबस में है, तो यातायात संकेत जो है उनको भी ध्यान में रखना है। तो ये हर प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम में आएगा, हर रीट एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो आपको याद रखना है। ये फिगर आपको याद रखना है, ये आया हुआ था 2011 के रीट एग्ज़ाम में, जिसमें पूछा गया था कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है शकरी पुल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न आया था, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ये सभी को पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपको याद रखना है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ पे आपको ध्यान से एग्जाम वो को आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी 2011 में आया था। मैंने 2011 से लेकर अभी तक जितने भी हुए हैं रीट एग्ज़ाम, उनमें एक एनालिसिस किया है, और मुझे इतना पता चला है कि एग्ज़ाम जो 2011 का हुआ था उसका लेवल बहुत ही आसान था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डेंगू रोग का वाहक है, ये वाहक पूछा गया था। डेंगू रोग से संबंधित सवाल भी आते हैं, तो इसका आंसर होगा एडीज मच्छर। ठीक है,
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? जो मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं यकृत या लीवर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो हमारा पल्स पोलियो है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है पल्स पोलियो कार्यक्रम का, याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कश्मीरी चोंगा कहलाता है, ये फिरन कहते हैं उसको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुत्ता मछली, जो जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि डॉग फिश बोलते हैं इसको। डॉग फिश ये जो है समुद्र में पाया जाता है, नाम इसका डॉग है, तो सुनने में लगता है कि बाहर कहीं रहता होगा जैसे हम लोग रह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है, ये समुद्र में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। सीएनजी फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये याद रखना है। बहुत ही सिंपल सवाल आए थे 2011 में रीट के एग्जाम, रीट की पात्रता परीक्षा में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब जो है राजस्थान के बारे में कुछ सवाल पूछा गया था कि राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, इसको बोलते हैं खेजड़ी। जब आप सीटेट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ भी खेजड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका भी जिक्र है सीटेट के एग्ज़ाम जो ईवीएस का होता है उसमें। और राजपक्षी गोडवाड़ा, ठीक है, राजपक्षी गोडावण है, ठीक है। और राज्य जंतु चिंकारा और ऊँट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंकारा जरूर आता है सब ऑप्शन में, तो आपको ये याद रखना है। अगला सवाल, अगला सवाल आया था कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट, तो आपको याद रखना है टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अधिकतम वेग किस में होता है? तो अधिकतम वेग प्रकाश में होता है, ठीक है। अगला सवाल, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो ये होगा प्रकाश ऊर्जा। सवाल बहुत आसान लग रहे होंगे क्योंकि 2011 का जो पेपर आया था उसमें आसान सवाल थे भी। अगला सवाल है, हवा में, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मेरी बातों को आप ध्यान रखेंगे, सुनेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा सवाल। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कमेंट बॉक्स में आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि कितने परसेंट पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत ये सवाल आया हुआ था, तो इसमें आंसर दिया हुआ है पौधे, ठीक है। अगला सवाल था ओजोन परत मिलती है, तो ये आपको बताना है, इसमें राइट आंसर था स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। अगला सवाल, ये शिक्षण से आया हुआ था, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षण आपके सिलेबस में है इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या है? अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। किसी बच्चे का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसकी संपूर्ण जो उपलब्धि है उसको जानना पड़ता है और उसमें जो है सुधार लाना है, ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल, क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है, तो ये साइंस क्लब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इसके आने के चांसेस हैं। साइंस क्लब, क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है साइंस क्लब। अगला सवाल, पानी में से अशुद्धि दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया पृथक्करण, ये इंपॉर्टेंट है।
ये याद रखना। मतलब पानी में से अशुद्धि निकालना, दही से मक्खन निकालना, गेहूं से छोटे कंकर निकालना, ये सब जो है, ये जो प्रोसेस है इसको पृथक्करण बोलते हैं। अगला सवाल, एक सही कथन आया हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? इस ये एक पायलट स्टडी है जिनका ये बोलते हैं उसको, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आया था कि पाकिस्तान देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीनगर ज़िले से लगा हुआ था। ये एक फैक्ट आया हुआ था, फैक्ट वाला क्वेश्चन था, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। को याद रखना है कि पाकिस्तान देश जो है राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर ज़िले से लगा हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आया था, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है, आर्यभट्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल का क्वेश्चन अगला आया हुआ था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सबको पता है, जुमा पे रटा हुआ है 5 जून को। अगला सवाल, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, जलीय जंतुओं में किसके माध्यम से श्वसन होता है? ये सवाल आया हुआ था, तो राइट आंसर गलफड़ों या गिल्स। ठीक, अब हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसके बारे में कुछ की पॉइंट है, आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, ये जो है त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है, ये सवाल भी आया हुआ था। ठीक है, अगला सवाल आया हुआ था, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को कहते हैं, इसको बोलते हैं अनुकूलन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला सवाल आया हुआ था, राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये आपको याद रखना, पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये हो जाएगा भरतपुर में। भरतपुर में राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य स्थित है। अगला सवाल आया हुआ था, वायु के संबंध में था, और क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन मैंने जो 3 ऑप्शन होते हैं राइट वाले उनको लिख रखा है। तो वायु के संबंध में पहला ऑप्शन है, वायु में भार होता है। ठीक है, वायु स्थान घेरती है। ठीक है, वायुयान उड़ते हैं। ये वायु के संबंध में कुछ कथन थे। ठीक है, अगला सवाल आया हुआ था, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है, जो घड़ी की स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अगला सवाल, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, कौन सा रोगाणुनाशक डालते हैं कि जो कीड़ों को जो है मार दे? ठीक है, ये एक दवाएं होती हैं, उसके बारे में सवाल था। तो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला ये फिर यातायात संकेतों से सवाल आया हुआ था। ये ऐसा फिगर बना हुआ था और पूछा था इसका संबंध जो है इससे, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब जो है ये हो जाएगा खराब सड़कें। देख रहे हैं ऐसे 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 बना हुआ है, सड़क खराब जब रहती है तो ऐसे ऐसे दिखती है ना, तो वैसे ही कुछ बना है, इसके आप समझ सकते हैं। फिर अगला सवाल आया हुआ था स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स तथा रेबीज ये किसके कारण होता है? तो इसमें राइट आंसर है वायरस के कारण। वायरस के कारण जो है स्मॉल पॉक्स या छोटी माता रेबीज रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल, हम भोजन करते समय हम भोजन
एक सेकेंड। हाँ, हम भोजन करते हैं और पाचन होता है। ठीक है, मतलब हम भोजन करते हैं और डाइजेस्ट भी होता है। इस पचित भोजन मतलब इस डाइजेस्ट हुए भोजन में भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषक होता है। तो ये आपको याद रखना, छोटी आंत की दीवारों से, मतलब छोटी आंत की दीवारों से है, दीवारों से उपयोगी पदार्थ जो भी होते हैं भोजन के, उनका अवशोषण होता है। अगला सवाल था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। तो ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल था मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल फिर राजस्थान से था, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। मतलब ये उदयपुर और भीलवाड़ा जिले हैं जिनमें कुछ खनिज प्राप्त होते हैं, जिसमें है जस्ता, जिंक, शीशा, लेड, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर, याद रखना है। अगला सवाल था राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अगला सवाल, चंद्रग्रहण होता है, चंद्रग्रहण कब होता है। तो आपको बताना है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, तभी ये चंद्रग्रहण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आया हुआ था राष्ट्रीय पशु, इसको बाघ को बोलते हैं, शूरनगरी जोधपुर को बोलते हैं। एक कथन आया हुआ था, उस कथन में था दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां। बिल्कुल ये कथन सही है, दहेज और बाल श्रम जो है ये सामाजिक बुराइयां हैं, समाज द्वारा फैलाई गई बीमारियां हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर अगला सवाल आया हुआ था मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ था लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। लंबे समय तक आप तंबाकू ग्रहण करेंगे तो मानव शरीर का जो ढांचा है, शरीर के हड्डियों का जो ढांचा है वो बिल्कुल ढांचा ही रह जाता है, कैंसर के अलग चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आया हुआ था ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन हमें किस किस जानवरों से प्राप्त होती है। तो ये सवाल आया हुआ था, याद रखना है भेड़, ऊंट, याक, ये सभी के बालों से ऊन प्राप्त होता है। अगला सवाल आया हुआ था बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः, ये सवाल आया हुआ था कि बंदर कहाँ रहता है। तो भाई बंदर पेड़ में रहते हैं। शेर कहाँ रहते हैं, शेर गुफे में रहते हैं। चूहे कहाँ रहते हैं, चूहे बिल में रहते हैं, ये याद रखना है। ऐसे सवाल था, नॉर्मल सा सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत टफ नहीं रहते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। फिर अगला सवाल आया तो उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हार्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में अध्ययन कहलाता है। अगला सवाल था विज्ञान, सवाल नहीं था, एक फैक्ट था कि डब्ल्यू सी डैम्पियर जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा था, एक कथन था, तो ये आपको याद रखना है। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवहार ज्ञान व धारणाओं के माध्यम, फिर से पढ़ते हैं, विज्ञान प्रकृति विषय का व्यवस्थित ज्ञान व धारणाओं के मध्य संबंध को तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। ये किसकी परिभाषा थी, तो ये परिभाषा थी डब्ल्यू.सी. डैम्पियर की। पर्यावरण अध्ययन, अगला सवाल है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत आए हुए थे, तो पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत,
तीसरा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आया हुआ था प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। तो पहला है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। ठीक है, दूसरा है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। ठीक है, तीसरा आया हुआ था, तीसरा इसका मतलब है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता एवं सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ये याद रखना है। फिर कुछ विधियां से क्वेश्चन आया हुआ था। एक विधि थी प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि जो है ये जॉन डेवी की विधि है, इसको याद रखना है। प्रयोजन विधि जो है इसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसके सोपान पूछा हुआ था, कितने सोपान है, तो आपको याद रखना 6 सोपान। कितने? 6 सोपान है। ठीक है, अगला सवाल आया हुआ था ग्लोबल वार्मिंग से था, क्योंकि हमारे सिलेबस में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया है। इसकी उत्तरदायी गैस ये पूछा हुआ था। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। आपको कमेंट में बताना नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या है। मीथेन, मीथेन का भी फार्मूला कमेंट बॉक्स में बताइए। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूँ, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। चौथा है, पांचवा वाष्प घनत्व, वाष्प, और फिर अगला है ओजोन। इसमें से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसके लिए इम्पोर्टेंट ये पॉइंट याद रखना है कि प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है ये जो है प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, और ये जिम्मेदार, मुख्य रूप से ये जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग का, ये याद रखना है। अगला पॉइंट है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयोग होता है, ये होता है आगमन विधि में। आगमन विधि के बारे में बता दूं, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो आगमन विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम प्रस्तुत किया जाता है, और जो निगमन विधि है उसमें पहले नियम उसके बाद उदाहरण, ये याद रखना है। अगला, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मतलब जैसे छोटी कक्षाएं हैं उसमें पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए उसमें रुचि कैसे उत्पन्न हो, उसके लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो ये है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है, तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता वैधता और विश्वसनीयता। ठीक है, ये याद रखना है। अगला सवाल है, पॉइंट है प्रक्षेपित सामग्री है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि OHP होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है परिवार की विशेषताएं। फिर परिवार का चूँकि पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस है उसमें सबसे ऊपर जो हमारा सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो परिवार ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ पता होनी चाहिए। परिवार की विशेषताएं कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले हों, वयस्क साथ रहते हों। ठीक है, अगला है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये याद रखना है पूरा, इम्पॉर्टेंट है। परिवार से क्वेश्चन बनते हैं, हर रीट की जो पात्रता परीक्षा होती है हर बार बन के आते हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप कहेंगे तो मैं PDF जो है अपलोड कर दूंगा, और एक परिवार से संबंधित जितने भी की पॉइंट हैं उनका वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, ये सवाल पूछा गया था। तो ये की गई थी 26 सितंबर 1994 में। ठीक है, 26 सितंबर 1994 में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है
कि बाल श्रम जो है ये एक सामाजिक बुराई है। ठीक है, और बाल श्रम से संबंधित एक अधिनियम है, वो याद रखना है। वो अधिनियम का नाम है बाल श्रम निषेध अधिनियम। ये जो है 1986 में आया था। ठीक है, ये गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पे तैयार हुआ था। ठीक है, और इसका गठन जो है ये 1979 में हुआ था, ये भी याद रखना है। और सिफारिश अगर पूछे कि सिफारिश कब की गई थी, तो सिफारिश की गई थी 1986 में, ये याद रखना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसको याद रखना, ये 2006 में। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, बाल श्रम और बाल विवाह ये जो है, इनसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कमेंट में तो मैं इनका अलग से वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो में की पॉइंट करके बिल्कुल लिख के लाऊंगा, और उसी से आपका सारा फंस जाएगा। अगर हम बाल विवाह की बात करते हैं तो पहले भी सवाल आया हुआ था, और मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि शारदा एक्ट जो है वो 1929 में आया था, लेकिन वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। ठीक है, उसमें जो है शारदा एक्ट 1929 में बताया गया था कि लड़के की जो विवाह की उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, और जो लड़की है उसकी जो विवाह की उम्र है वो 14 वर्ष होनी चाहिए। ये शारदा एक्ट 1929 जो है उसके अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। लेकिन शारदा एक्ट 1929 जो है ये 2006 में ख़त्म हो गया था। 2006 में ख़त्म हो गया था, और नया कानून बना था जिसका नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, ये जो है लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। 2007 को, ये भी याद रखना है। और अगला पॉइंट ये याद रखना है इसमें कि इसके अंतर्गत जो लड़के की विवाह की उम्र है वो 21 वर्ष बताई गई है, और लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो 18 वर्ष बताई गई है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वस्त्र के प्रकार दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है कि ये वस्त्र के प्रकार जो है ये किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित हैं। तो पहला है फिरन, ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित है। दूसरा है पानो भाजू, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये सवाल आया हुआ था। और तीसरा है राहिदे, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और चौथा है फुलकारी, ये पंजाब से संबंधित है, याद रखना है। अगला सवाल आया हुआ था कि राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग किए जाने वाला पत्थर, जो राजस्थान में जो घर हैं उनको फर्श बनाने के लिए एक अलग तरीके के पत्थर जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें है पहला संगमरमर, दूसरा है कोटा स्टोन, तीसरा है शिंड स्टोन। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल था बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसका सवाल, इसका जो आंसर दिया हुआ है वर्मी कंपोस्ट, याद रखना है। फिर अगले सवाल में कुछ मेला दिए हुए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं कि कौन सा मेला किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला था अंबाजी मेला, ये गुजरात से संबंधित है। माघ मेला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। वेणेश्वर मेला राजस्थान से संबंधित है। ये वेणेश्वर मेला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप राजस्थान की पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। अगला सवाल था राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये कहाँ स्थित है।
ये आपका है डीडवाना में, याद रखना है। अगला सवाल था कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत किया गया, ये आपको बताना था। तो ये जो है 1986 में स्वीकृत किया गया था और लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 में। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल आया हुआ था राज्यसभा के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो ये हो जाएगा 25। क्योंकि आप राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान राज्यसभा के कुछ कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या 25। अगला सवाल था पछमाभ उपकला या सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं इसको। ये सवाल आया हुआ था साइंस विज्ञान से है, जीव विज्ञान से, प्राणियों का शरीर में कहाँ मिलता है, मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम जो है ये मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है। ये होता है ब्रोंकियोल्स या श्वसनिका में। ठीक है। एक और आया हुआ था विज्ञान से सवाल, सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू जो बोलते हैं वो कोलेनकाइमा है, दूसरा है पैरेनकाइमा, तीसरा स्केलेरनकाइमा। ये इंग्लिश में लिखे हुए ज़रूर हैं लेकिन हिंदी में भी आप पढ़ेंगे तो वो भी उसमें ऐसे ही लिखे हुए हैं। कोलेनकाइमा हिंदी में लिखा हुआ है, पैरेनकाइमा हिंदी में लिखा हुआ, स्केलेरनकाइमा ये भी हिंदी में लिखा हुआ। इसके कोई मीनिंग नहीं होती है, ये नेम है। ठीक है। अगला सवाल आया था मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होता है, याद रखना है। ठीक है। फिर अगला आया हुआ था सवाल 4 जीव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है। तो पहला है अरावली हिल्स, दूसरा है पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, तीसरा है इंडो बर्मा, चौथा है सुडालैंड। ये आपको याद रखना है। फिर राजस्थान से संबंधित सवाल आया हुआ था कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है। ये है आपका ऊँट। इसके पहले भी आया हुआ था, ऊपर आपने पढ़ा होगा चिंकारा। ठीक है। साइंस से सवाल था अगला, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, सीधा एवं आवर्तित होता है, याद रखना है। अगला सवाल वायु प्रदूषण के स्रोत, वाहन, उद्योग, धूल के कण, ये वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। सही कथन में आया हुआ था सवाल, सही कथन सही करना था। तो उसमें सामान्यतः धातुएं जो हैं टेंसाइल होती हैं, तन्य होती हैं, टेंसिल। ठीक। अगला सवाल आया था राजस्थान के नवीकरणीय संसाधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल पूछ लिया जा सकता है क्योंकि मॉक टेस्ट, कई कोचिंग के मॉक टेस्ट जो रहते हैं उनमें ये सवाल जरूर उन लोगों ने मेंशन कर रखा है। अगला रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र, ये आपको बताना है। नम क्षेत्र पूछा है तो उलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है। अगला सवाल आया था राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। पिछले भी आपने देखा होगा कि ये पिछले भी आया हुआ था सवाल है तो ये रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर होगा गोडावण, याद रखना है। सही सुमेलित से प्रश्न आया हुआ था, सही सुमेलित करना था। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में, याद रखना है। फिर अगला सवाल आया था इकोसिस्टम से आया था, पारितंत्र जिसको बोलते हैं, इसका गठन पूछा था किसने किया, तो होगा टेंसले ने किया था, याद रखना। अगला सवाल आया था भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो होगा मासिनराम। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आया था पर्यावरण के जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें क्या सम्मिलित है, तो पौधे सम्मिलित हैं। अगला सवाल फिर विज्ञान से आया हुआ था, विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस
पढ़ना पड़ेगा, आया हुआ था। मीना माता रोग का संबंध किससे है? तो होगा HG प्रदूषण से। ठीक है, अगला सवाल। अब प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग, कौन सी है? तो ये होगा चार्ट। अगला सवाल फिर से आया हुआ था, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा विचार गोष्ठी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सी एग्जामों में पूछ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल आया हुआ था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको या ECC भी बोलते हैं, वो CCE भी बोलते हैं, माफ़ करना। इसका उद्देश्य पूछा था, तो विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, याद रखना। अगला एक फुल फॉर्म आया हुआ था कि IEEP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, याद रखना। फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आया था, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए आकलन सूचक है। तो अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, याद रखना। अगला है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। अगर आप, चूँकि आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्वेश्चन बनना लाजमी है कि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या होगी। तो पहला होगा अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, फिर है अगला, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। अगला, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत संबंधित है। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अभ्यास व वो त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो ये संबंधित है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इम्पॉर्टेंट है। अगला, राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम भीलवाड़ा है। जो वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा है, उसको कहते हैं। फिर है नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली औषधि पैथिडीन। आप कमेंट बॉक्स में पैथिडीन का जो फार्मूला होता है वो बताएं। ठीक है, चलिए आगे। अगला है 100% खुले में शौच मुक्त OFD राज्य है केरल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर अगला है राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की संख्या 10 है। फिर अगला है नायलॉन आविष्कार किसने किया था? वालेस कैरोथल्स ने किया था। अगला है भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत 1853 में की गई थी। अगला था PC कल्चर किससे संबंधित है? ये होगा मत्स्य पालन या मछली पालन से। ठीक है, अगला था झामर कोटड़ा खाद्यान्न प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। फिर संक्रमण रोग पूछा था, ये है डिप्थीरिया। फिर अगला पल्स पोलियो फिर से आया था, याद रखना। पल्स पोलियो के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी जुटा लेनी है एग्ज़ाम देने से पहले, और उनको रिवीजन करना है। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 1995 से चालू हुआ। ठीक है, अगला था ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था गार्डन पी या मटर पे। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, याद रखना है राकेश शर्मा। ठीक है, अगला है राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। इसको जो है चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। अगला था जल दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, अगला है लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन। इंग्लिश जरूर देख लेना, इंग्लिश में पी से शुरू होता है। ठीक है, अगला विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और टाइलिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। फिर अगला है भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1927 में हुई थी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कमेंट में आप बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला था सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी सौर परिवार का पूरा एक मतलब लिखा हुआ है सिलेबस में कि उसको भी पढ़ना है। हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष करके है, यूनिट है, उसमें दिया हुआ सौर परिवार और भारत के अंतरिक्ष यात्री, इस सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर यातायात संकेत दिया हुआ था, ये कुछ ऐसा फिगर बन के आया था, इसको रेलवे क्रॉसिंग बोलते हैं। देखिए ऐसे 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 लाइनिंग लगी है रेलवे क्रॉसिंग में, ऐसे ऐसे पटरियाँ बने रहते हैं, तो इससे आप पहचान कर लेंगे। फिर राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, पाबू जी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, पाबू जी। फिर अगला था भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यह है 1972 में, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वो संगठन है IUCN। कमेंट बॉक्स में IUCN का फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं। अगला था डाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द किसने दिया? राइट आंसर होगा WG रोशन। फिर अगला आया हुआ था विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें उपयोग होता है? आगमन विधि में। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने ऊपर भी पढ़ रखा है। अगला है रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। पर्यावरण का के जैविक गठन पौधे होते हैं। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम मृदा अपरदन की वृद्धि। जब मृदा अपरदन की वृद्धि होती है तो वनोन्मूलन का जो है दुष्परिणाम जो है देखने को मिलता है। फिर अगला आया हुआ था अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है पोपावर सेमनीफेरम, ये एक फैमिली का नाम है, उससे प्राप्त होता है। और अफीम के बारे में और भी बता दें कि अफीम को काला सोना भी बोलते हैं। काला सोना वैसे तो कोयला को भी कहते हैं, लेकिन काला सोना अफीम को भी कहते हैं। और जो ये जिस पौधे से प्राप्त होता है उसका नाम पोपी है। और अफीम के जो कच्चे फल हैं उनको कैप्सूल या डोडा बोला जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कैप्सूल या डोडा। और इसमें और भी बताना चाहूँगा कि जो कैप्सूल है जब उसको आप काटेंगे ना तो उसमें से दूध निकलेगा। ठीक है, उस दूध का नाम लैटेक्स, लैटेक्स, जो दूध कच्चा निकलता है उसको लैटेक्स बोलते हैं। जब आप लैटेक्स को सुखा देंगे ना, तो जब लैटेक्स सूख जाएगा तो वो काला काला दिखने लगता है। इसी कारण, इसी वजह से अफीम को काला सोना बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल, कहाँ थे हम लोग? हाँ ठीक है, यहाँ पे थे। अगला, श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है रक्षाबंधन, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, सीतावाड़ी का मेला या शहरिया जनजाति का कुंभ इसको भी बोलते हैं, ये कहाँ लगता है? केलवाड़ा वारा में। ठीक है, याद रखना है। फिर खिचड़ी से संबंधित
सवाल आ गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है खेजड़ी को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर है कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, ये याद रखना है। तो इसमें हो जाएंगे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गांगेय डॉल्फिन। पूरा नाम याद रखना, गांगेय डॉल्फिन। अगला है स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी जो दिवस है उस दिन से मनाया जाता है। सही मिलान से संबंधित सवाल आया हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, एम्बिबिएसिस, इंटमेबा हिस्टोलिटिका से। क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आप इंग्लिश में जब क्वेश्चन आए ऐसा तो आप हिंदी वाला छोड़ के ट्यूबरकुलोसिस जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे भी लिखा है ट्यूबरकुलोसिस, तो इससे आप पकड़ सकते हैं। हैजा या कोलेरा, वाइब्रोक्लेरिया। ठीक है, याद रखना है। फिर अगला है बर्फ से बनाया गया घर को इग्लू बोलते हैं। फिर है राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो है नागौर। मुझे लग रहा है ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ, मतलब अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हो जाएगा नागौर। फिर अगला है कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से कपड़े हैं जिनको बिना सिलाई के पहना जाता है, तो उसमें धोती हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा और पगड़ी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये 2011, 2012, 2015, 17 और 21 को जो ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने सारे क्वेश्चन को इसमें नोट डाउन किया है। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आप किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है उस या उससे संबंधित क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।